इकाई 3.2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें अगला टॉपिक है मिथक, जिसको इंग्लिश में मिथ कहते हैं। मिथक अंग्रेजी में मिथ शब्द से बना है। दूसरी तरफ मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथोस से माना जाता है। अब इसका उद्भव हुआ कैसे था? एक यूनान में एक शब्द है मिथोस, उसी से इस शब्द का निर्माण हुआ है। ये मूल रूप से मौखिक कथाओं से जुड़ा होता है, जो सिर्फ सुनाई गई हैं, लिखी कहीं नहीं गई हैं। वो होती है मौखिक कथाएं। यह परंपरागत कथाओं के रूप में ज्यादा प्रचलित होती है, जिसमें धर्म, रीति रिवाज आदि को मुख्य धारा में रखा जाता है। मिथक शब्द ऐसे आख्यान के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ कोई तर्क ना हो। इसे बिना तर्क का स्वीकारा जाता है, जैसे दंत कथा, पुरा कथा। दंत कथा मतलब सुनी सुनाई कथाएं। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी जो पहले होते थे, वो भूतों की कहानियां सुना देते थे कि हमने भूत देखा, ये देखा, वो देखा। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनाए जाते थे जिनका कोई मतलब नहीं निकलता था, जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, जो कहीं मिलती नहीं थी, तो वो होती थी दंत कथा। पुरा कथा मतलब पुराणों से रिलेटेड जो कथाएं हैं, वो पुरा कथा होती हैं। तो इनको बिना किसी तर्क के ही स्वीकार करना पड़ता है। नॉर्थअप फ्राई को मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। लेवी स्ट्रॉस मिथक को मानसिक और रूपात्मक क्रिया मानते हैं। ये सिर्फ हमारे दिमाग पर असर डालते हैं और उसी चीज को हम देख पाते हैं। उनका मानना था कि मूक मिथक लॉन्ग है, साथ ही इसके अलग अलग रूप में को प्रोल कहते हैं। फ्रायड मिथक को इच्छा पूर्ति के विधान के रूप में देखते हैं। मिथक क्या है? अपनी इच्छा को पूर्ण करने का एक तरीका। तथा मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हैं। सपने, कुछ लोग सपने देखते हैं। जैसे कोई सीरियल को ले लोगे, जैसे अलादीन है, उसमें एक जिन चिराग दिखाया गया जिसमें जिन निकलता है, जो सारी उसकी इच्छाएं पूरी करता है। तो ये क्या है? ये मिथक है, एक स्वप्न पूरा करने जैसा है। तो वही चीज है इसमें। तो फ्रायड मिथक को इच्छापूर्ति के विधान के रूप में देखते हैं और मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हैं। स्वप्न की ही तरह होता है। विको भाषा को संकेत से उत्पन्न मानते हैं और मिथक को भाषा के विकास का पड़ाव समझते हैं। हर्डर की भाषा का विकास मिथक से मानते हैं। वो कहते हैं भाषा का विकास ही मिथक से हुआ है। मैक्स मूलर मिथक को भाषा का रोग मानते हैं। मैक्स मूलर मानते हैं कि जो मिथक है, जो मिथ्स होते हैं, वो भाषा का रोग होते हैं। दुर्खिम मिथक को प्रकृति से न जोड़कर उसका संबंध समाज से मानते हैं। युंग मिथक को सामूहिक आज्ञा बिंब मानते हैं। रिचर्ड चेस ये काव्य को मिथक और मिथक को काव्य मानते हैं, कि काव्य ही मिथक है और मिथक ही काव्य है। साहित्य में मिथकीय बिंबों से आदिम विश्वासों का स्वरूप विस्तारित होता है। अब डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग। डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है प्राकृतिक, दूसरा है धार्मिक। धार्मिक को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया। उपास्य देवों के स्वरूप के संबद्ध मिथक, जैसे शिव जी का, विष्णु जी के बारे में बाकी। और दूसरा क्या है? कर्म कांड संबंधी मिथक, पूजा पाठ, धर्म, जैसे जो भी हमारे गुरु वगैरह हैं जिनकी बातें सुनने लोग जाते हैं, वो कर्म कांड संबंधी मिथक हो गए। मिथकों के माध्यम से विभिन्न आदिम संस्कृतियों की संरचनाओं का अध्ययन तथा उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। मतलब आदिम संस्कृति, जो हमारी पुरानी संस्कृतियां चली आ रही थी, उनका हम अध्ययन करते हैं और उनकी आपस में तुलना करते हैं। किसके थ्रू? मिथकों के थ्रू। मिथक धार्मिक आख्यानों, कर्म कांडों तथा संस्कृति से गहरे अर्थों में जुड़े होते हैं। कई बार मिथकों को एक सामूहिक अभिव्यक्ति या सामाजिक संरक्षण के लिए भी गढ़ा जाता है। सामूहिक अभिव्यक्ति, जैसे अभी जो हमारे आजकल के जो गुरु वगैरह होते हैं, वो एक बहुत बड़े समूह को अपने से प्रभावित करते हैं, अपने से जोड़ लेते हैं, तो एक समूह बन जाता है वो। ठीक है, तो वही है। तो सामाजिक संरक्षण के लिए जब वो एक समूह बन जाता है, तो वो अपने संरक्षण के लिए काम करते हैं, अपनी खुद की रक्षा के लिए वो सब एक मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो वो होता है। कई बार मिथकों को एक सामूहिक अभिव्यक्ति और सामाजिक संरक्षण के लिए भी गढ़ा जाता है। मिथकों को सामान्यतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है सृष्टि संबंधी मिथक। कई लोग मानते हैं कि सृष्टि का विकास अलग अलग तरीके से मानते हैं। सभी लोग जो है, मुसलमान जो है वो अलग तरीके से मानते हैं, हिंदू जो है वो अलग तरीके से मानते हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो एक अलग तरीके से ही सृष्टि का निर्माण मानते हैं। तो पहला तो हो गया सृष्टि संबंधी मिथक। दूसरा हो गया प्रलय संबंधी मिथक। प्रलय कब होगी, इसमें भी प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाना। और तीसरा है देवताओं के प्रणयाचार संबंधी मिथक। मतलब देवताओं के जो अवतार हुए उनको लेकर जो मिथक चलते हैं। मिथकों के अध्ययन पर मनोविश्लेषणवादियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने विशेष बल दिया है। लेवी स्ट्रॉस, दुर्खिम, फ्रायड, युंग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों ने मिथक पर चिंतन किया है। सभ्यता और संस्कृति के विकास, जीवन और जगत के प्रति आस्था, मानव जाति की एकता में मिथकों का योगदान महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के भीतर इसकी शुरुआत कामायनी से मानी जा सकती है। कामायनी में क्या दिखाया? मनु को दिखाया। पूरी सृष्टि में प्रलय हो गया, एक ही व्यक्ति बचता है मनु, फिर उसके जीवन में श्रद्धा आती है, तो वही मिथक के रूप में उसमें दिखाया गया। हिंदी साहित्य में इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कामायनी से मानी जाती है। इसके मूल्यांकन में मनु प्रसाद कालीन है, जहाँ जीवन मूल्यों, औद्योगिकी और संयात्रिकी की टकराहट देखने को मिलती है। यही चीज मुक्तिबोध की कविताओं में तथा आगे आने वाले रचनाकारों की रचनाओं में मिलती है। जैसे अंधा युग में महाभारत को लिया गया है,
भस्मासुर, कनुप्रिया एवं एक कंठ विष पाई। ये शिव जी से रिलेटेड है। कंठ विष पाई जो है शिव जी से रिलेटेड। तो ये सारे मिथक आगे चलकर अलग अलग रचनाओं में सामने आते हैं। मिथक के संदर्भ में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार क्या है। पहले आलोचक है ग्राहम हफ। ये कहते हैं मिथक किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता, एक ही मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती। जैसे अब रामायण को ही ले लो। रामायण में क्या है, तमिल में भी है, अवधी में भी है और हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। तो किसी एक भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता, अलग अलग भाषाओं में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये कहा था ग्राहम हफ ने। युंग कहते हैं मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं अवचेतन मन में। मतलब जो चेतन मन होता है, जो हम सोचते हैं, जिससे हम तर्क करते हैं, उसमें हम इन चीजों को नहीं मानते हैं। भूत प्रेत इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। इनका जन्म कहाँ होता है, अचेतन मन, जो दूसरा हमारा अचेतन मन होता है वहां पर इनका जन्म होता है। और एक व्यक्ति के मन में नहीं होता, एक समूह होता है, एक समूह इसको बढ़ावा देता है, एक व्यक्ति इसको नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसा मानना था युंग का। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। अब रामायण महाभारत होते हुए किसी ने नहीं देखी, लेकिन जो हमारे पुराने जमाने के जो भी आदिम प्रजातियां जो थी, उन्होंने मन में जो सोचा होगा, जो विचार किया होगा, उसी विचार से इन चीजों का जन्म हुआ है। उसी विचार से इन चीजों का जन्म हुआ है। तो ये मिथक है। ऐसा मानना किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहित्य में अनंत विस्तार देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतितत्व और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। मिथक तत्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक, मतलब भाषा स्टार्ट ही मिथक से होती है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। पंडित विद्यानिवास मिश्र कहते हैं मिथक के बारे में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है। मतलब लोग गलत फहमी है कि यह कुछ मिथ्या से संबंध रखता है, अर्थात इसमें वास्तविकता या यथार्थ का अंकन ना होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता या और ठीक ठाक कहें तो सत्ताभास का मायाजाल खड़ा किया जाता है। लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत देश और काल के चौखटे से बाहर ले जाकर किसी भी वास्तविकता की सनातन और काल प्रवाही डिजाइन प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य होता है। तो ये था मिथक।